उनको थोड़ा सा बता देते हैं, यहाँ से चलते हैं। देखिए, बैक्टीरिया में 2 प्रकार के डीएनए पाए जाते हैं। एक तो होता है उसका खुद का जीनोमिक डीएनए, जो उसके बॉडी को के फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है, यानी ऐसा डीएनए जो उसके ज़िंदा रहने के लिए, उसके सारी प्रक्रियाएं करने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, यदि वो नहीं रहेगा तो उसकी सारी जेनेटिक सूचनाएं जो है वो ख़त्म हो जाएगी। उसको जीनोमिक डीएनए या क्रोमोसोमल डीएनए कहते हैं। ठीक है, ये मेन डीएनए होता है जिसको जीनोमिक डीएनए या क्रोमोसोमल डीएनए कहते हैं। उसके अलावा एक और प्रकार का डीएनए पाया जाता है जो छोटा होता है, साइज़ में बहुत छोटा होता है, इसके कंपेयर में बहुत छोटा होता है और सर्कुलर रहता है, गोल। ये भी सर्कुलर रहता है, लेकिन ये तो सर्कुलर रहता ही है, गोल रहता है, सर्कुलर इस तरह रिंग के जैसा, और डबल स्टैंडर्ड रहता है। ठीक है, इन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जो डीएनए है, अब ये इसको क्रोमोसोमल डीएनए बोल रहे हैं, तो इसके बाहर जो एक्स्ट्रा है ये नहीं रहेगा तो भी बैक्टीरिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रहेगा तो अच्छी बात है। एक्स्ट्रा उसमें कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टर आ जाएंगे। ठीक है, तो इसे चूँकि ये एक्स्ट्रा है इसलिए इसे कहा जाता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, या फिर इसे प्लाज्मिड कहा जाता है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए या फिर और क्या कहा जाता है, प्लाज्मिड, या फिर इसे हम लोग प्लाज्मिड कहते हैं। अब इनमें होता क्या है, एक्चुअली में प्लाज्मिड जो है वो बहुत सारे प्रकार के होते हैं। कुछ जो है फर्टिलिटी में फैक्टर होते हैं, यानी कि सेक्सुअल क्या बोलते हैं कि प्रजनन में पार्टिसिपेट, रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। कुछ जो है इनको बैक्टीरिया को बीमारी फैलाने वाले बनाते हैं। ठीक है, नॉर्मल डीएनए से बीमारी फैलाने वाले, यानी इनमें ऐसे जीन होते हैं जो इनको बीमारी फैलाने वाले बना देते हैं। और कुछ प्लाज्मिड में ऐसे जीन होते हैं, ठीक है, ऐसे गुण होते हैं जो किसी एंटीबायोटिक के प्रति रेजिस्टेंस का गुण पैदा करते हैं। मतलब यदि कोई एंटीबायोटिक है, जैसे मान लो कि ये टेट्रासाइक्लिन है, ये टेट जो लिखा हुआ है, टेट मतलब कि टेट्रासाइक्लिन, तो टेट्रासाइक्लिन के एंटीबायोटिक है जो फंजाई के द्वारा बनता है, इस बैक्टीरिया को मार देते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया की वृद्धि को रोक देते हैं। वैसे ही एम्पिसिलिन भी एक एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम कर देते हैं। तो प्लाज्मिड जो होते हैं उनमें इन एंटीबायोटिक के प्रति रेजिस्टेंस पाया जाता है। रेजिस्टेंस के गुण मतलब ये जो जीन है उस टेट्रासाइक्लिन को रोक देंगे ताकि बैक्टीरिया जीवित रहे। तो यदि ये प्लाज्मिड किसी बैक्टीरिया में होंगे तो उस बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक का कोई असर ही नहीं होगा। ओके, तो जो भी जीन होगा, जिस एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस का जीन होगा, उस एंटीबायोटिक का इस पर असर नहीं होगा। ओके, तो ये इसको स्पेशल कैरेक्टर देते हैं, बाकी उनके ज़िंदा रहने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है। तो एक प्लाज्मिड में क्या क्या चीज़ होते हैं सामान्यतः, ओरी यानी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ये साइट जो है वो रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी डीएनए को रेप्लिकेशन करने के लिए एक ऐसे साइट की ज़रूरत होती है, एक ऐसे जगह की ज़रूरत होती है जहाँ पर से उसका डीएनए रेप्लिकेशन शुरू हो सके। डीएनए रेप्लिकेशन कहीं से भी शुरू नहीं हो जाता है, पर ऐसा नहीं है कि यहाँ से जो डीएनए रेप्लिकेशन करने वाली मशीनें हैं, जो प्रोटीन्स हैं, वो यहाँ आके बैठ गई और रेप्लिकेशन करना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होता। डीएनए रेप्लिकेशन एक निश्चित जगह से शुरू होता है, निश्चित सीक्वेंस होते हैं जिसको पढ़ने के बाद डीएनए रेप्लिकेशन करने वाली मशीनें यहाँ पर आके बैठती हैं, यहाँ ओरी पर, यहाँ से फिर रेप्लिकेशन करना शुरू करती हैं। ठीक है, तो ये वो साइट होता है जिसको ओरी बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, शॉर्ट में ओरी। तो एक प्लाज्मिड में ओरी होता है, ओरी होने के कारण ये अपने आप स्वतंत्र रूप से रेप्लिकेशन कर सकता है, किसी का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं रहती है। ये स्वतंत्र रूप से बैक्टीरिया में रेप्लिकेशन करते हैं। बैक्टीरिया का यदि विभाजन होगा, एक बैक्टीरिया से 2 होंगे तो ये भी विभाजित होकर 1 से 2 हो जाएंगे, या फिर इनकी संख्या 1 से ज़्यादा भी हो जाती है। ठीक, तो ये प्लाज्मिड का। ओके, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, आरडीटी में जो हम प्लाज्मिड यूज़ करते हैं उनमें ये 4 चीज़ें होना बहुत ही ज़रूरी होता है जो हमारे काम की हैं। एक तो ओरी रहना ज़रूरी है, जो कि उसमें रहता ही है प्लाज्मिड में, और ऐसा ओरी रहे जो ज़्यादा से ज़्यादा रेप्लिकेशन करवा सके। दूसरा, किसी भी एंटीबायोटिक के प्रति रेजिस्टेंस वाला जीन होना चाहिए, जैसे टेट्रासाइक्लिन हो गया, एम्पिसिलिन हो गया, ये एंटीबायोटिक के प्रति रेजिस्टेंस वाला जीन है जो इनको एंटीबायोटिक से बचाता है। तीसरा, इंसर्शन सीक्वेंस होना चाहिए। इंसर्शन सीक्वेंस मतलब कि ऐसा सीक्वेंस जहाँ से इसको हम कट करके इसमें कोई दूसरा डीएनए इसमें जोड़ सकें। ठीक है,
मतलब इसको ऐसा जुड़ा हुआ है, तो इसको हमने यहाँ से इंसर्शन सीक्वेंस से कट किया, ऐसा फैल गया, फिर इसमें हमने इसको दूसरे डीएनए को जोड़ दिया, फिर ऐसे जुड़ गया। तो ऐसा सीक्वेंस होना चाहिए जिसमें हम किसी दूसरे डीएनए को इंसर्ट कर सकें, उसके अंदर में जोड़ सकें, तो उसको बोलते हैं इंसर्शन सीक्वेंस। इसके अलावा कुछ और जीन्स होते हैं जो इनमें होने चाहिए, बाकी सामान्यतः ये जीन्स जो है वो ज़रूरी है। ओके, तो ये तो प्लाज्मिड की बात हो गई। अब चलते हैं थोड़ा सा उस डीएनए की ओर जिसकी हमें ज़रूरत है। तो इस टेक्नोलॉजी का यूज़ बहुत सारे कामों में किया जाता है, जैसे कि एक तो है प्रोटीन प्राप्त करने के लिए। आपको प्रोटीन सिर्फ किसी ऑर्गेनिज़म के थ्रू ही मिल सकता है। ओके, तो ऑर्गेनिज़म के थ्रू प्रोटीन प्राप्त करने के लिए प्रोटीन कहाँ से आएगा? प्रोटीन आरएनए से ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा आता है, और आरएनए कहाँ से आता है? आरएनए बनता है डीएनए से। मतलब कि इस काम के लिए हमको क्या चाहिए? डीएनए चाहिए। तो डीएनए में सिर्फ वही पार्ट हमको चाहिए जो हमारे लिए ज़रूरी है। जिस चीज़ का हमको प्रोटीन चाहिए सिर्फ वही डीएनए का टुकड़ा चाहिए, बाकी डीएनए से कोई काम नहीं है। ठीक है, तो कि जिस जीव से हमके डीएनए प्राप्त करनी है, जिस ऑर्गेनिज्म से डीएनए प्राप्त करने हैं, उसका डीएनए हम बाहर निकाल देंगे उसको मार के, या फिर उसकी कोशिका से हमने क्या किया? डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर लिया। डीएनए एक्सट्रैक्ट करने के बाद उस डीएनए में से जो ज़रूरी डीएनए है उसको हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड से, कौन सी मेथड? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इस मेथड से हमने क्या किया? जो हमारे लिए ज़रूरी डीएनए है उसको हमने कट करके निकाल दिया। ओके, कट करके निकालने के बाद उस डीएनए को, अब वो हमारा वांछित डीएनए हो गया, डिज़ायरेबल डीएनए, ऐसा डीएनए जिसकी हमें ज़रूरत है, जिसको हम चाहते हैं। ठीक, तो उस डीएनए को हमने निकाल लिया, उसको डिज़ायर डीएनए या फॉरेन डीएनए बोलते हैं। ठीक है, कौन सा डीएनए? डिज़ायर डीएनए या फिर फॉरेन डीएनए। तो इस डीएनए को हमने कट करके निकाला। निकालने के बाद अब हमारे पास क्या चीज़ हो गए? एक तो हो गया हमारे पास फॉरेन डीएनए जिसका प्रोटीन प्राप्त करना चाहते हैं, और एक हो गया प्लाज्मिड। ठीक है, दो चीज़ें हमारे पास हैं, हमने उनको टेस्ट ट्यूब में ले लिया। टेस्ट ट्यूब में लेने के बाद अब हम इनको कट कराएंगे। ये अभी गोला है, इसको अब हम कट कराएंगे। कैसे कट कराएंगे? इसको किसी भी डीएनए को काटने के लिए, बीच से काटने के लिए, अब इसको बीच से काटने की ज़रूरत है ना, गोल है तो बीच से काटने के लिए एक एंजाइम आता है जिसका नाम है एंडोन्यूक्लियेज। इस एंजाइम का नाम है एंडोन्यूक्लियेज। ठीक है, अब हमें यदि नॉर्मल एंडोन्यूक्लियस डालेंगे तो वो कहीं से भी इसको कट कर देगा, पूरा कट के टुकड़े टुकड़े कर देगा। तो हमें ऐसा एंडोन्यूक्लियस चाहिए जो सिर्फ यही इंसर्शन साइट से, इंसर्शन सीक्वेंस से कट करे, सिर्फ यहीं से कट करे। तो इंसर्शन सीक्वेंस में जो भी सीक्वेंस है उसके आधार पर हम इसमें एंडोन्यूक्लियस डालेंगे। तो ऐसा एंडोन्यूक्लियस जो निश्चित जगह से ही, एक निश्चित सीक्वेंस से ही कट करे, उसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, शॉर्टकट में आर ई। मतलब हम ऐसा आर ई लेंगे जो इंसर्शन सीक्वेंस से कट करे। तो हम पहले इसका सीक्वेंस चेक करेंगे। तो मान लीजिए कि उदाहरण के लिए यहाँ पर इंसर्शन सीक्वेंस का जो सीक्वेंस है वो है GAATTC। ठीक है, इसको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं, मतलब ऐसा सीक्वेंस जो इधर से पढ़ोगे तो भी सेम है, इधर से पढ़ोगे तो भी सेम है। GAATTC। ठीक है, जहाज मलयालम वैसे ही। तो अब ये सीक्वेंस मान लो किसका है? EcoR1 का है। ये एंडोन्यूक्लियस है, RE है, ये एक प्रकार का एंजाइम है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। मतलब मान लो कि एक कैंची है, ये कैंची ऐसी कैंची है जो जब ये सीक्वेंस देखेगा तभी यहाँ पर वो कट करेगा, बाकी किसी दूसरी जगह वो डीएनए को नहीं छुएगा। ठीक, तो ये कैंची जैसे ही उसने यहाँ पर इसको देखा सीक्वेंस को, तो उसने दो जगह से कट किया, एक तो यहाँ G और A के बीच में, और वहीं यहाँ भी क्या करेगा? G और A के बीच में कट लगा देगा। ठीक है, तो कट लगा देगा तो क्या होगा? यहाँ से ऐसा डीएनए जो है वो टूट के अलग हो जाएगा। G और A के बीच में किस बॉन्ड को तोड़ेगा? ये फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को। इन दोनों के बीच में फास्फोडाइस्टर बॉन्ड है, वो बॉन्ड टूट जाएगा, तो डीएनए का टुकड़ा जो है वो अलग हो जाएगा। ठीक, इस तरह से एक टुकड़ा इधर, एक दूसरा टुकड़ा इधर, तो ये इस तरह से ओपन हो जाएगा।
ये सीक्वेंस बिल्कुल सेम इसी एंजाइम से हम किसको कट करेंगे, हमारे फॉरेन डीएनए को। जब इससे कट करेंगे तो इसका भी अब फॉरेन एंजाइम में हमको चेक करना पड़ेगा ये सीक्वेंस है कि नहीं। यदि है तो अच्छी बात है, नहीं है तो उसमें वो सीक्वेंस ऐड करेंगे या फिर ऐसा पीस हम लोग ऐड करेंगे। तो इसमें भी ये जब इसी सीक्वेंस में इसको कट कराएंगे तो ऐसे भी इसमें भी टुकड़े होंगे। जी यहाँ से कट होगा तो AATTC AATTC। अब देखिए इसमें भी सीक्वेंस कैसा है, AATTC, इसमें भी AATC, ये सभी की एंड में लास्ट में क्या है, AATTC। चलिए मैं आपको इसका एक सैंपल बता देता हूँ, सैंपल के थ्रू हम लोग देख लेते हैं। ये हमारा क्या है, प्लाज्मिड है, ठीक है, ये लिखा हुआ है प्लाज्मिड, तो ये हमारा प्लाज्मिड है। अब इस प्लाज्मिड में एक जगह सीक्वेंस है, देखिए लिखा हुआ है GAATTC और इसका उल्टा GAATTC, दोनों तरफ सेम है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अब इसको जैसे ही ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम देखेगा तो वहाँ से उसको क्या कर देगा, कट कर देगा। कहाँ गया हमारा एंजाइम, हाँ ये रहा। तो ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ना, कैंची है। अच्छा एक और चीज़ बता दें, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यानी RE को बायोलॉजिकल सीजर यानी कि कैंची भी कहते हैं। तो ये क्या करेगा, G और A के बीच में ये कट लगाया और इधर से G और A के बीच में ये कट लगाया। तो जैसे ही कट किया तो ये DNA क्या हो गया, ओपन हो गया। ये देखिए ओपन हो गया, बिल्कुल ऐसे ही ओपन हो गया, ये देखिए ऐसा, ठीक है। तो अब एक टेस्ट ट्यूब में हम लेंगे तो एक थोड़ी ना प्लाज्मिड रहेगा, बहुत सारे प्लाज्मिड रहेंगे। तो ये बहुत सारे प्लाज्मिड को ये देखो कहाँ से कट करेगा, G और A के बीच में यहाँ कट करेगा, ये इसने कट किया। दूसरा एक और जगह से कहाँ से कट करेगा, ये इसने कट किया, ये कट हो गया, प्लाज्मिड अलग हो गया। कितने प्लाज्मिड हो गए, 2 प्लाज्मिड। चलिए एक और प्लाज्मिड तैयार करते हैं। ये हमारा प्लाज्मिड सीक्वेंस क्या है, GAATTC, कहाँ से काटेगा, A और G के बीच में काटता है। ये सबका स्पेसिफिक है, हर एंजाइम अलग अलग जगह से काटता है, तो ये अपनी जगह से काट दिया। तो क्या टुकड़ा तैयार हो गया हमारा, प्लाज्मिड के 3 टुकड़े तैयार हो गए। सबके लास्ट में क्या लिखा है, AATT। इसमें भी लास्ट में AATT, इसमें भी AATT, इसमें भी AATT, इसमें भी AATT, इसमें भी AATT। वैसे ही सेम एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से हम यदि हमारा जो डिज़ायर्ड DNA है या फॉरेन DNA है उसको भी कट करेंगे तो वैसा ही होगा। ये हमने G से कट कर दिया और इधर भी कट कर दिया, तो हमारा लास्ट इसमें क्या आया, AATT। ये इसको भी हमने इधर से कट किया और इधर भी हमने इसको कहाँ से कट कर दिया, G से, तो ये हो गया। इसमें भी क्या है, AATT। ओके यहाँ तक क्लियर है। ये होगा, ये देखो AATT इसमें भी है लास्ट में, और इसको भी हमने कट कर दिया G और A से, यहाँ भी G और A से। ये देखिए इसमें भी हमारे डिज़ायर्ड DNA के लास्ट में क्या सीक्वेंस है, AATT। अब इसमें देखो एक तरफ की पट्टी जो है, ये एक तरफ की पट्टी जो है वो क्या है, इधर बाहर निकला हुआ है, इधर भी बाहर निकला हुआ है। इसमें भी देखो इधर बाहर निकला हुआ, इधर भी, सब में एक एक तरफ बाहर निकला है। एक स्ट्रैंड जो है छोटा, एक स्ट्रैंड बड़ा है, तो इसमें से एक स्ट्रैंड बाहर में लटक रहा है, इसलिए इसको ओवर हैंगिंग स्ट्रैंड कहते हैं या इसको स्टिगर्ड एंड कहते हैं, ठीक है, या स्टिकी एंड कहते हैं, क्योंकि ये बाद में फिर चिपक जाता है। मान लो ये सब तैरते तैरते यहाँ आएंगे तो ऐसे फिर चिपक जाएंगे। देखो A और T के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है TA के साथ में, तो ऐसे ही एक दूसरे को देखेंगे तो पहचान जाएंगे, तो ऐसा चिपक जाएंगे, बात करने लगेंगे, ठीक है। फिर अलग हो जाएंगे, फिर चिपकेंगे, फिर अलग हो जाएंगे, तो इसलिए जल्दी चिपक जाते हैं, इसलिए इसको स्टिकी एंड कहते हैं। तो हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब में क्या हो गया, डिज़ायर्ड जीन, और दूसरे में प्लाज्मिड हमारा तैयार हो गया, हमने कट कर दिया। अब इनको हम क्या करेंगे कि इनको हमने, अब हमारे पास ये कट हो गए दोनों, कट होने के बाद हमने इनको एक टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। एक टेस्ट ट्यूब में डालेंगे तो क्या होगा, ये तैरेंगे तो टकराएंगे तो ऐसे चिपकेंगे। ये चिपका A के साथ A, T के साथ T, ऐसा चिपकेगा, फिर अलग हो जाएगा, फिर चिपकेगा, फिर अलग हो जाएगा। लेकिन परमानेंटली ये नहीं चिपक पाएंगे, क्योंकि इनके बीच में यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड था फास्फोडाइस्टर बॉन्ड था G और A के बीच में, वो बॉन्ड टूट गया है। तो उसको चिपकाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको चिपकाने के लिए इन दोनों के बीच में जो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड जिसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ने तोड़ा था, उसको चिपकाने के लिए एक एंजाइम आता है जिसका नाम है लाइगेज।
जिसका नाम है लाइगेज। तो इस लाइगेज एंजाइम को हम इसमें डाल देंगे तो वो क्या करेगा, जैसे ही ये दोनों एक दूसरे के ऐसे करीब आए, जैसे ही ये चिपके तो लाइगेज एंजाइम को पता चल जाएगा दूर से, और वो दौड़ते हुए आएगा और इन दोनों को, इनके बीच में क्या बना देगा, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बना देगा और ये आपस में परमानेंटली ऐसे चिपक जाएंगे। ठीक। तो अब इस बेचारे को तो नहीं पता, ये जैसे ही कहीं पर थोड़ा सा इनको चिपका हुआ देखा तुरंत ही आके इनको परमानेंटली चिपका देगा। ठीक है। तो हो सकता है कि प्लाज्मिड के साथ में ऐसा चिपक के तैयार हो, क्योंकि सीक्वेंस तो वो इनका भी सेम है ना, सेम है, ए के साथ ए, टी के साथ टी। जैसा ही ये ऐसा संपर्क में आए तुरंत वो आके चिपका दे। तो एक संभावना ये हो सकती है कि प्लाज्मिड जो है, यहाँ पर देखिए प्लाज्मिड जो है वो आपस में खुद से ही ऐसे चिपक जाए, या फिर एक और संभावना हो सकती है उसी में कि दो प्लाज्मिड आपस में चिपक जाएं, ऐसा ये ऐसा इसके संपर्क में आए तो लाइगेज एंजाइम उसको लाके आके जोड़ दे, और ये ऐसा है तो वो जोड़ दे, ऐसा भी हो सकता है। या फिर ऐसे बस चिपक सकते हैं। ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है, एक ऑप्शन ये हो सकता है कि सिर्फ प्लाज्मिड चिपका हुआ हो। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि डिज़ायर डीएनए आपस में ही ऐसा चिपक जाएं, या फिर इन दो डिज़ायर डीएनए चिपक जाएं इस तरह से। ठीक है। या तो सर्कुलर बना ले या फिर लीनियर बना ले, ये हो सकता है। तीसरा ऑप्शन हमारे पास क्या हो सकता है कि प्लाज्मिड जो है, ये हमारा प्लाज्मिड वो हमारे डिज़ायर डीएनए के साथ में ऐसे चिपके, ठीक है, और इधर भी ऐसे करके चिपक जाए। ठीक है। तीसरा ऑप्शन जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और वही ज़रूरी है, बाकी हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। तीसरा ऑप्शन में क्या हो रहा है कि प्लाज्मिड के साथ में क्या फॉरेन डीएनए या हमारा डिज़ायर डीएनए है वो आके चिपक रहा है। मतलब एक तो हमारा प्लाज्मिड, दूसरा ये डीएनए जो हमारे लिए ज़रूरी है, दोनों चिपक जाएं। तो ऐसी स्थिति में चूँकि दो अलग अलग डीएनए आपस में जुड़ रहे हैं, एक तो प्लाज्मिड दूसरा फॉरेन डीएनए, तो दो अलग अलग डीएनए कंबाइन हो रहे हैं, इसलिए इस डीएनए को बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। कैसा डीएनए? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ऐसा डीएनए जिसमें दो अलग अलग स्रोत से डीएनए जो है आपस में चिपके हों। ये प्लाज्मिड अलग बैक्टीरिया से आया है, ये दूसरा हमने दूसरे जगह से निकाला है। तो दो अलग अलग स्रोत से जो डीएनए आपस में चिपक रहे हैं, प्लाज्मिड प्लस फॉरेन डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहलाते हैं। और ये पूरी प्रक्रिया शुरू से लेकर आखिरी तक की प्रक्रिया ने, यहाँ से लेकर इनको चिपकाने तक की, डीएनए एक्सट्रैक्ट करने से लेकर, डीएनए को बाहर निकालने से लेकर, उसको कट करना, उसको पहचानना, इन दोनों को मिलाना, इन दोनों को जोड़ना, ये सारी प्रक्रियाएं, ये सारे जो टेक्निक, यहाँ तक पहुँचने के लिए सारे जो टेक्निक यूज़ होते हैं, इन टेक्निक या टेक्नोलॉजी को बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। एकदम इजी है। दो अलग अलग स्रोत से डीएनए को जोड़ने के लिए जीन्स भी टेक्नोलॉजी, जितने भी सारे टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहलाती है। इसी से आगे जो भी सारे काम होंगे वो भी क्या कहलाएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ तक हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने की प्रक्रिया और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा समझा है। आगे की प्रक्रिया में इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए का क्या क्या उपयोग है, इसका कैसे उपयोग किया जाता है, कहाँ पर